बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर ना सिर्फ आज ही हमारा वीक का आखिरी शो है बल्कि साल का भी आखिरी शो है, क्योंकि 31 दिसंबर को ये साल अपने अख्तिताम को पहुंचेगा और चूंकि फ्राइडे को हम शो करते नहीं हैं तो इसलिए आज ही हमारा ये वीक का भी और साल का भी आखिरी शो है। तो ये साल कैसा गुजरा आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो सालिनो है इसकी भी मुबारकबाद देंगे अपने हम वतनों को और डिस्कस करेंगे आज के इस शो में कि 2021 के हवाले से और आने वाले साल के हवाले से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जो स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियातें हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एहसास, आईसीसी ने वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद कर दिया। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान और भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम को बगैर किसी परेशानी के पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, बैन कटिंग। भारत ने सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 113 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने। सबसे पहले इनको आने वाले साल की मुबारकबाद भी हम देंगे और साथ साथ इनसे हम जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला। और चूंकि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत बड़ा नाम है इसलिए हम इनसे जानेंगे खुसूसी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब एंड वेलकम टू द शो सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं 2021 के हवाले से और डिस्कस करेंगे 2022 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स और पर्टिकुलर पाकिस्तान क्रिकेट का मामला क्या रहेंगे। सबसे पहले तो मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ही बात करता हूँ कि जो तब्दीली हुई एहसान मानी साहब के जाने से, वसीम खान साहब के जाने से, हम भी काफ़ी चीज़ों पर तनकीद कर रहे थे। आपने भी अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट किया। क्या उम्मीदें की जा सकती हैं रमीज़ राजा साहब की आमद के बाद जो वो अभी तक स्टेप्स लेते नजर आए? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो भी बोर्ड होते हैं या जो भी नए चेयरमैन आते हैं या अहदेदार आते हैं वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उसका कुछ नतीजा मुस्बत होता है, कोई नतीजा अच्छा नहीं होता। तो इस लिहाज से जो पिछला साल गुजरा है मैं समझता हूँ कि ये एक कामयाबी है कि कम से कम किसी ना किसी सतह पे क्रिकेट होती रही है। हमारे पास टीमें भी आई हैं, हमने भी जाके मैच खेले हैं और कोविड की वजह से बहुत से मुल्कों को बड़ी दुश्वारियां पेश आई हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहरहाल हौसला नहीं हारा और किसी ना किसी सतह पर अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है। ये इस लिहाज से एक बेहतर चीज़ है। अब बात जो आप कर रहे हैं कि रमीज आज आए हैं और 2022 में हमें क्या तवक्कुआत रखनी है, तवक्कुआत तो हम हर क्रिकेट बोर्ड से रखते हैं और हम अपने क्रिकेट बोर्ड से भी रखेंगे। लेकिन 3-4 जो चैलेंजेस हैं मैं समझता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो है ग्रास रूट लेवल। वो मैं देख रहा हूँ कि पिछले चंद सालों से, आपने मेरा क्योंकि इस बारे में राय पूछी है, पिछले चंद सालों से वो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट जो है उसकी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं मुझे आती। खास तौर पे जो उसका सबसे एक बुनियादी एक है यूनिट, यानी जो बुनियाद है क्रिकेट की, वो क्लब क्रिकेट है। लाहौर में काफ़ी ख़राब हालात हैं, मेरा ख्याल है कराची में भी मैं सुनता रहता हूँ ऐसी सूरत हाल है। बाकी ये जितने भी नए क्रिकेटर्स आते हैं, जितनी भी क्रिकेट में नया खून आता है, वो ये क्लब हैं जो कि इसमें मेहनत करते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड तो ये होता है कि बने बनाए खिलाड़ी एक किस्म के वो उठाता है, उनको ग्रूम करता है और वो बैन अवी सतह पे खेलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप क्लब क्रिकेट में तवज्जो नहीं देते और ये 2022 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तो फिर अगर नहीं करेंगे तो आपको नए खिलाड़ी, नया खून नहीं मिलेगा। आपको यही होगा ले दे के पुराने खिलाड़ियों को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो खालिद महमूद साहब, वक्त थोड़ा सा महदूद है आपका, थोड़ा सा और मैं जो विजडम उसको शेयर करना चाहूँगा, आपसे फ़ायदा उठाने की हम कोशिश करेंगे। फैसल हसनैन साहब नए सीईओ हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जी आईसीसी में बतौर सीएफओ इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, फिर जिम्बाब्वे के साथ इनका जो मामला थे उन्होंने बेहतर किए हैं। आप इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये जितना नया निज़ाम है ज़ाती तौर पे, क्योंकि हमने उस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम शुरू किया था जिसमें एक चेयरमैन होता था और एक एजाजी सेक्रेटरी होता था और वो चीज़ें सारी किया करता था। तो ये क्रिकेट के वसाइल बहुत कम होते हैं,
तो उनको अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर पर और टीमों पर इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो मैं सुनता रहता हूँ कि जी फलाने की इतनी तनख्वाह लग गई है और फलाने पाउंड में तनख्वाह ले रहा है, फिर आप गैर मुल्की कोचेस भी लेके आ रहे हैं, मैं यानी मजबूरी तौर पर इस सारे निज़ाम के खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो भी साहब आए हैं उनको क्यों लाया गया। अगर वो ये समझते हैं कि वो आके कोई उससे बेहतरी आ सकती है तो ट्राई कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा सलाहियत है, काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा मौजूद है, तो ज़रूरत नहीं है बाहर से लोगों को इम्पोर्ट करने की। ना मैं समझता हूँ। लेकिन सर इनका ताल्लुक वैसे तो बेसिकली ही बिलोंग्स टू कराची, ताल्लुक तो इनका खैर पाकिस्तान से ही है, लेकिन अब थोड़ा सा हम इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ पे बात कर लेते हैं कि बड़ी ज़रूरी है सीरीज़, क्योंकि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी लोग एक दूसरे के खिलाफ खेलना भी चाहते हैं, खेलते देखना भी चाहते हैं। रमीज़ राजा साहब का जो विजन है या जो उनके जहन में वो ये है कि बायलैटरल सीरीज़ इंडिया से होना मुश्किल है। हाँ, अगर ट्राई नेशन कोई टूर्नामेंट हो जाए तो जब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हो सकते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होगी नहीं, ट्राई नेशन में होती है, कब होगी, तो उससे आपको नहीं लगता कि जो दोनों ममालिक की अवाम है वो एक अच्छी क्रिकेट देखने से महरूम रह जाएंगे? यकीनन महरूम रह जाएंगे, अभी तक महरूम होते जा रहे हैं। और सबका जो तजर्बा है हमारा और माजी की जो तारीख है उसमें जब भी दो तरफा क्रिकेट हुई है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा कामयाब हुई है, बहुत ज्यादा फायदे की बात हुई है। खासतौर पे हिंदुस्तान को तो बहुत फायदा होता है ना, जब पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है अपनी क्रिकेट को, और कहां से कहां उनकी कमाई पहुंच जाती है। पाकिस्तान को भी फायदा होता है, तो फायदा तो यकीनन होता है और ना होने का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जब तक ये मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे बीजेपी की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इम्कान है कि दो तरफा क्रिकेट हो सके। रह गई बात छह तरफा क्रिकेट या कुछ 4 मुल्कों का टूर्नामेंट हो, वो भी मुश्किल से ही वो इंडिया उसको मानेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई आईसीसी की तरफ से इस किस्म का वो टूर्नामेंट हो जाए तो उस पे हिंदुस्तान शामिल हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि मौजूदा जो मीटिंग जो हाल ही में ख़त्म हुई है आईसीसी की, उसमें भी उन्होंने कोई भी हामी नहीं भरी आईसीसी ने कि इस बारे में उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, वो कोई कोशिश करेंगे। उन्होंने ले दे के बाद फिर दोनों मुल्कों पे डाल दिया है कि वो जाने और उनका काम। ये इंतहाई गलत चीज़ है। आईसीसी एक इदारा ऐसा है जिसका काम है क्रिकेट के मामला को दुरुस्त सिमत में चलाना। सर आखिरी सवाल है मेरे पास, 20-25 सेकंड है तो मैं ज़रूर इस पर आपका इनपुट लेना चाहूँगा कि अब जो रमीज़ राजा साहब जो इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स को लेकर आए यहाँ पे पाकिस्तान में, तो क्या 2022 के हवाले से बतौर फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से 2022 में उनको काम करना चाहिए? जी, मेरा मैसेज यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करें ग्रास रूट लेवल क्रिकेट जो है क्लब क्रिकेट को उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। टीमें जो बाहर से आती हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी आती तो वो उसके बावजूद उनकी कोशिश होनी चाहिए, उनको ये तैयारी होनी चाहिए कि टीमें बाहर से ना भी आए तो कैसे चलाएं। आप देखिए, मैं जनूबी अफ्रीका की मिसाल देता हूँ, कितने साल वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार रहे जनूबी अफ्रीका अपनी नस्ल परस्ती की पॉलिसी की वजह से, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को चलाए रखा, मजबूत बनाए रखा। 92 के वर्ल्ड कप में आके खेले हैं तो वो चंद एक अच्छी टीमों में शुमार होता था। तो रमीज़ राजा साहब को पाकिस्तान के लिए यही बंदोबस्त करना चाहिए। कोई आ जाए बड़ी खुशी की बात है, वेलकम करेंगे। कोई नहीं आता तो अपनी क्रिकेट को इतना जानदार, इतना मजबूत बनाए कि एक वक्त आए कि सारी टीमें हमसे खेलना चाहें। यही मेरा उनको पैगाम होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, और आपको साल नौ की मुबारकबाद भी, और साथ साथ दुआ गो कि ये आने वाला साल भी आपके लिए खुशियों का लेकर आए, खुशियों का एक पैगंबर बनकर सामने आए। ये हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा में ज्वाइन करेगी। उनसे डिस्कस करेंगे हम साल 2021 किस तरह गुजरा और साल 2022 में क्या जो है पाकिस्तान के इम्कानात स्पोर्ट्स के मैदान में हो सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान की इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, जिन्होंने इससे पहले भी हमारे शो को रौनक बख्शी और हमारे शो का हिस्सा भी रही है। स्टूडियो में भी हमें उन्होंने आके हमारे शो को 4 चांद लगाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिया रशीद साहबा, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट वंस अगेन फॉर अस। बात कर रहे हैं आज हम 2021 के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल स्पोर्ट्स के हवाले से कैसा रहा, लेकिन साथ साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को शिकस्त हो गई श्रीलंकन अंडर 19 टीम के सामने, और एक मामूली सा हदफ था जो पाकिस्तान की टीम जो है वो चेस नहीं कर सकी। क्या कहेंगी, क्योंकि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होना चाहिए, और पाकिस्तान इस इवेंट में खेला भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, असल में बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, इसलिए कि उम्मीद यही थी जिस तरह से इंडिया को हराया था उसके बाद फिर ये तवक्को थी कि पाकिस्तान आगे मैचेस भी जो है वो कंफर्टेबली जीत लेगा। श्रीलंका से हारने की तो वैसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अली आपको पता है कि जिस किस्म का आप बीज बोते हैं नताइज भी आपको तकरीबन वैसे ही मिलते हैं। मैं इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो स्टफ हमारा अभी इस वक्त खेल रहा है वो उन लोगों पे मुश्तमिल नहीं है जो 100% बेस्ट प्लेयर्स थे। नंबर 1, मुझे सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा एतराजात हैं। उसके अलावा ये चीज़ है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको कसूर नहीं है, उनको आप सीरीज ही नहीं खिलाते, आप मैक्सिमम उनके टूर्स का अरेंज ही नहीं करते कि वहाँ पे उनको एक्सपोजर मिले। यहाँ पे तो आप दुबई में खेल रहे हैं तो इवन जो आईसीसी की जो जहाँ पे ये खेल रहे हैं वहाँ पे जो मट्टी है उस पिच पे वो भी पाकिस्तान से लेके गए हुए हैं, तो ऐसी तो कोई चीज नहीं थी कि कंडीशंस का इशू हो। असल इशू ये हो रहा है कि हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हमारे नौजवान, क्योंकि एक्सपोजर की उनको कमी है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2-3 चीजें बहुत जरूरी देखनी पड़ेंगी रमीज राजा साहब को। जहाँ वो इतना कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ ये भी जरूर देखें कि एक तो सिलेक्शन, फिर कोचेस का जो इंतखाब है वो, और उसके बाद फिर ये कि क्या जो हकदार हैं प्लेयर्स वही खेल रहे हैं या नहीं, और फिर इनसे प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या जरूरी है, उन पर किस तरह काम करना है। मेरा ख्याल है बहुत अफसोस हुआ क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है अली, तो ऑब्वियसली जब आप ये देखते हैं कि एशियन लेवल पे आप नहीं खेल पा रहे तो फिर आगे तो दुनिया की बेस्ट टीमें आ रही हैं और उनकी टीमें देखें कितना टूर्स करती हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है मुख्तलिफ कंडीशंस का, फिर उन लोगों को एक्चुअली पैसे भी बहुत बेहतर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जिनके ऊपर काम करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि रमीज इस पे कोशिश कर रहे हैं, जिसपे वो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि हम निचले लेवल पे जो है वो अच्छे कोचेस लेके आएंगे और प्लेयर्स को जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। राइट है। और जिस तरह साउथ अफ्रीका का इंडिया का टेस्ट मैच हुआ सेंचुरियन में और 211 रन स्कोर करने थे यहाँ पर साउथ अफ्रीका को इस मैच में कामयाबी के लिए, लेकिन इंडिया यहाँ पे इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो गया। चौथी कामयाबी है जो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इंडिया ने टेस्ट मैच में हासिल की है। और अब अगर ओवरऑल देखें तो 15-15 दोनों की विक्ट्री हो चुकी है। 15 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका जीता है, 15 टेस्ट मैचेस जो है इंडिया जीता है। तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे 211 रन अपनी सॉइल्स पे नहीं कर पाएगी इंडियन बॉलिंग के सामने साउथ अफ्रीका, या आपके लिए भी थोड़ी सी ये एक न्यूज़ जो थी वो एक शॉकिंग टाइप की न्यूज़ थी? नहीं, मेरा ख्याल है जिस तरह से इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना वो जितना जबरदस्त खेल रहा है, वो बुमराह हो, शामी हो, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रेशर डालना और टैक्टिक्स अपने जो हैं उनको फुली इस्तेमाल किया विराट कोहली ने। और टीम, देखिए असल बात होती है टीम की कि वो जो प्लेयर्स हैं वो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के काबिल हैं या नहीं है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कहाँ, तो ये सारी चीजें ऐसे, यही चीज अगर आप साउथ अफ्रीका पे इस वक्त प्रेजेंट टीम पे अप्लाई कर लें तो वो वहाँ पे लैग सकता हुआ नजर आता है। जो डीकॉक हैं वो इतने अच्छे प्लेयर थे, जब उनका आगाज हुआ था तो मैं बड़ी एग्रेसिव वो खेलते थे और बड़ा उनको हम एडमायर भी करते थे, लेकिन ग्रेजुअली हम देखते हैं कि अब उस तरह से चीजें नहीं चल रही साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी जैसे कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी। उनमें भी जाहिर है कि वो ट्रांजिट पीरियड एक चल रहा है, नौजवान आ रहे हैं, सीनियर सारे निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये हर टीम को ये फेस करना पड़ता है। लेकिन ये मानने वाली बात है कि इंडिया की टेस्ट टीम जो है वो चंद बेहतरीन टीमों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो 2 टीमें है ना, ये सब बेस्ट क्रिकेट में। अच्छा मैम, थोड़ा सा क्रिकेट से हटते हैं, बात करते हैं 2021 के हवाले से, और आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है स्पोर्ट्स के हवाले से। ओवरऑल आप कैसा देखती हैं स्ट्रीट इस 2021 के साल को पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए? देखिए मेनली तो ऑब्वियसली क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट होता है, उसी को हम कवर ज्यादा करते हैं और उसी के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस भी रहता है। लेकिन ओवरऑल मुझे एक बात समझ में आई, जिस तरह आपने इन तमाम लोगों के नाम लिए, इतने शानदार ये प्लेयर्स, कि स्पोर्ट्स जो है वो सारी कौम को किस तरह ग्लू करता है।
जब अरशद खेल रहे थे, तालिब खेल रहे थे, सब टीवी के आगे ऐसे जुड़ के बैठ गए कि आंख उठाने की किसी कोई कोशिश नहीं कर रहा था, यानी इतना सबके दिल धड़क रहे थे। तो ये जो एक नेशनलिज्म है, ये जो एक मोहब्बत है, ये स्पोर्ट्स बेसिकली आपको लेके आती है, एक जगह इकट्ठा करती है कौम को। तो वो बहुत, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, इसलिए उनको दाद मिलती है। लेकिन देखना असल चीज ये है कि पीछे क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। तो मेरी कुछ अर्सा पहले अभी फहमीदा मिर्जा साहिबा से भी बात हुई थी, मुलाकात हुई थी स्पेशली इसी हवाले से। तो वो भी ये कह रही थी कि वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनको हाईलाइट भी किया जाए, उनके प्लेयर्स को वो सारी फैसिलिटीज मिलें जो कि दुनिया के प्लेयर्स को मिलती हैं। और चाहे हमारे डिपार्टमेंट, तो वो कहती थी कि उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत उनकी ख्वाहिश है कि दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो दी जाए और स्पोर्ट्स को मैक्सिमम हाईलाइट किया जाए। तो इस पे काम करने की बस अब जरूरत है। बातें और तो सब जो लोग ओहदे पे आते हैं वो भी करते हैं, और जो एडमायरर्स हैं वो उनकी भी ख्वाहिश होती है, जिनकी नजर होती है कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया में क्यों आगे नहीं जा रहे। तो उसके ऊपर जिस तरह काम करने की जरूरत है, जितना पैसा उसमें डालने की जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है, चाहे वो एसोसिएशंस हो या फेडरेशंस हो। हॉकी को देखिए अभी कि हॉकी के ऊपर अब जिस तरह ये अब अगर प्राइवेटली ये काम हो रहा है कि अब हॉकी की लीग्स अगर आप कराएंगे तो ये फैक्ट है कि उसके बगैर हॉकी का रिवाइवल नहीं होगा, ये मुश्किल है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि उस लिहाज से पाकिस्तान का नाम अच्छा ही हुआ और ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, 2021 अच्छा रहा। और अगर आप क्रिकेट के हवाले से देखते हैं तो उसमें तो मेरा ख्याल है बड़ी तड़छल्ली मची रही है, क्योंकि एक तरफ हमने जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, लेकिन जिस तरह से जो हाईलाइट थी, जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम मैच से चंद घंटे पहले वापस चली गई, और बहुत ही वो मेरा ख्याल है बहुत ही खौफनाक और बुरा दिन था वो हमारा एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट। और उसके बाद फिर इंग्लैंड जो है उनको फॉलो करते हुए वो नहीं आई। फिर अचानक आप देखते हैं कि मिसबा और वकार को हटा दिया जाता है, तो रमीज की एंट्री होती है, तो एक बिल्कुल हलचल मची रही है। लेकिन अब ये उम्मीद सिर्फ ये करनी चाहिए कि ये हलचल जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। खुशी इस बात की है कि हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो इमर्ज हुए हैं और उनको T20 के बेस्ट प्लेयर में भी नॉमिनेट किया गया ICC में, फिर इस तरह बाबर आजम को नॉमिनेट किया गया। तो ये सारी चीजें खुशी भी देती हैं, और जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियां नजर आ रही हैं वहाँ पे हमें काम करना है, वो भी सामने आती हैं चीजें। अच्छा, ये तो 2021 की बात की है, बात करते हैं 2022 की। 2022 में क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान, स्पेशली अगर क्रिकेट की बात करें, वर्ल्ड कप भी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं और क्या आपको पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा है? अली, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो एक नई स्पिरिट के साथ खेलती नजर आ रही है। खास तौर पे T20 में अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, सिर्फ गेम में नहीं, क्योंकि वो तो एक इंडिविजुअल्स का अपना अमल है। जैसे मैं समझती हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज में भी वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, और फिर मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने एक टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर की थी, वहाँ पे भी प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। तो ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई कि बाबर और रिजवान आपके एक ब्रैकेट में नजर आते हैं, या शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली भी फॉर दैट मैटर, के ये लोग वो हैं जो चार प्लेयर अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपकी टीम के लिए वो काम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो चीज नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि जीतने की ख्वाहिश बढ़ी हुई है। गालिबन ये रमीज राजा जब से आए हैं, उन्होंने जब ये बात उनसे कही है, या फिर सकलैन मुश्ताक का जादू है कि जिस तरह से वो लड़कों से कम्युनिकेट करते हैं, जितना अच्छा वो क्रिकेट को समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, मैं समझती हूँ उनसे अच्छा पाकिस्तान में शायद ही कोई एक्सप्लेन करता हो क्रिकेट को। तो कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है हमारे प्लेयर्स को, जो कि उन्होंने किया है। और अब बहुत ऐसा लगता है कि जीतने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है और हर आदमी उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, हर इंडिविजुअल अपने तौर पे, कि हमने पाकिस्तान के लिए जीतना है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत है पाकिस्तान से, और इसलिए भी कि T20 में जो पिचेस हैं वो जनरली आप देख रहे हैं कि वो बैटिंग को ही सपोर्ट करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी सपोर्टिंग पिचेस बनेंगी, और पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन बहुत है। ज़रा आप जीतते हैं तो नेचुरली टीम का कॉम्बिनेशन बनता जाता है, जीत आपकी फतुहात उसको फाइनलाइज करती जाती है चीज़ों को। तो ये देखना होगा। जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाह रही थी कि हमें नए बॉलर का जो एक नया बॉलर जो है ना, नई गेंद का बॉलर, वो जरूर चाहिए हमें शाहीन के साथ साथ। अब ये देखना होगा कि मोहम्मद वसीम क्या वो रोल अदा कर सकते हैं, या हम हसन के साथ जाएंगे, या क्या होगा। ये थोड़ा सा मुझे एक इशू नजर आ रहा है। जी अली।
ठीक। तो यही मैं पूछ रहा था कि 2022 में क्या जो सीनियर्स का जो फ्यूचर है, जिस तरह शुएब मलिक की बात कर लें, हफीज़ की करें, सरफराज की करें, आपको लगता है कि आप ये 2022 तक कंटिन्यू करेंगे, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैरी करेगा अपने साथ, या अब यंग लेग्स की तरफ या फ्रेश ब्लड की तरफ जाएगा पाकिस्तान? मैं एक्चुअली मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बात की कि इस तरह नहीं होता कि आपकी चॉइसेस पे प्लेयर्स अवेलेबल हो और ना हो कि जी हम ये सीरीज खेलेंगे। वो मेरा ख्याल है उनका इशारा मोहम्मद हफीज की तरफ था, जो बांग्लादेश की सीरीज उन्होंने से ड्रॉप हुए थे। तो ये डिपेंड करता है कि क्योंकि हमने पहले भी ये देखा कि हमें 2 दफा टीमें सिलेक्ट करनी पड़ी। पहले आपने एक टीम अनाउंस की और उसके बाद फिर आपने रियलाइज किया कि नहीं, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, उसके लिए आपको तजुर्बा चाहिए, आपको पिच पे खड़े होने वाले लोग चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब इन 2 सीनियर प्लेयर्स के अलावा आगे देखना चाहिए। और फिर ऑस्ट्रेलिया में तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे एवरेजेस भी नहीं है जिसकी बेस पे हम ये कह सकें। तो अगरचे मैं भी समझती हूँ कि शुएब मलिक और हफीज दोनों ऐसे हैं कि वो खेल सकते हैं, वो फिट हैं, वो बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, सरप्लस हो रहे हैं प्लेयर्स, आपके पास पीछे इतने नौजवान बैठे हुए हैं और उनको चांसेस उस तरह से नहीं मिल पा रहे। तो आगे की तरफ तो देखना ही है ना एक दिन। मेरा ख्याल है 2022 जो है वो आपके लिए एक अच्छा वो लेके आते हैं। थैंक यू सो मच आलिया रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रही थी कि किस तरह 2021 पाकिस्तान के लिए रहा और 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स किस तरह से जो है वो फ्लरिश कर सकती है, किस तरह से इसमें बेहतरी और सुधार पैदा हो सकता है। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ऑफ स्पिनर बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब ने। सबसे पहले उनको खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम सलाम अदी। तौसीफ भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला शो के लिए। साल का आखिरी शो है, 2021 को हम डिस्कस कर रहे हैं, 2022 को हम खुश आमदीद कह रहे हैं। सबसे पहले तो 2021 इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहा कि एक तो आपको सेहतियाबी हासिल हुई और माशाल्लाह आप रूबाए सेहत हैं और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। तो कैसा गुजरा 2021? शुक्रिया पहले तो आपका अली। दूसरी बात ये कि ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ इतना बुरा नहीं है। हाँ, कुछ हर्डल्स आए थे, जाहिर है आपने देखा भी कि बीच में टीम इधर उधर हुई, लेकिन उसके बाद भी नतीजा जो है हमारे हक में ही गया सारी चीजें, यानी कि पाकिस्तान के फेवर में ही गई हैं चीजें। तो उस लिहाज मैं समझता हूँ कि क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेली गई और उसमें आप अगर टूर्स जितने देख लें उसमें ऐसा जितना बुरा नहीं हुआ। और मैं जिस तरह बांग्लादेश को हमने हराया और जब वेस्ट इंडीज यहाँ पे आई हुई थी और साउथ अफ्रीका आई हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी। तो आई थिंक एक ट्रैक पे तो अभी चले गए, लास्ट टूर से पहले हम लोग एक ट्रैक पे हैं और आई होप, उम्मीद है कि आइंदा आने वाला साल भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए और हम सब दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए भी और अपनी क्रिकेट के लिए भी। तौसीफ भाई, किस तरह देखते हैं कि जिस तरह रिजवान इस साल के इब्तिदा में 2021 की इब्तिदा में टॉप 100 में भी शामिल नहीं थे, फिर वो टॉप 3 में आ गए, फिर बाबर आजम ने इस तरह फ्लरिश किया, पाकिस्तान की T20 टीम जिसको कोई भी कहीं भी रेट नहीं कर रहा था, वो T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेली। आपको क्या लगा कि चेंजेस क्या आए हैं ऐसे जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार आया, बेहतरी आनी शुरू हुई? ये सुधार यहाँ तक जब जीत रही होती है ना अली टीम, तो फिर वो जाहिर है जो है वो सारी चीजें छुप भी जाती हैं। मगर हम लोग भी बात कर रहे हैं बैठ के, अगर कोई बात करते हैं तो काफी चीजें ऐसी हुई जिससे जरा डिस्टर्ब हो गए थे। बट आई थिंक हम सबका एम यही है कि एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं, हम किसी और एंगल में नहीं करते। और ये हमारा मतलब भी है, नया साल शुरू हो रहा है, हम इसके लिए भी जो है दुआ गो हैं। तो ये इसलिए अच्छा हो रहा है कि आप थोड़े से डगमगाए हुए, एक्चुअल हम बात करेंगे तो फिर वो जरा दूर तक चली जाती है बात। तो कुछ जो है वो डिसीजन अच्छे नहीं लिए गए और जाहिर उसमें हमने जो है वो लॉस हो रहा था, लेकिन एकदम टीम चेंज की गई और उसमें के बाद हमने देखा
कि मैनेजमेंट भी आपकी चेंज हुई, और जाहिर है हर आदमी कोशिश जरूर करता है, बट जो चीज नजर आ रही होती है उस पर अगर बात करे आदमी तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और जाहिर है उसके बाद रमीज राजा आए, और फिर उस वक्त बाबर बड़े बुझे थे पिछले मैनेजमेंट के साथ, और हमने देखा कि वहाँ पर उनकी आवाज भी मैं तो समझता हूँ नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब उनको कॉन्फिडेंस दिया गया तो आप नतीजा देख लीजिए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपनी जो बातें भी की, और काफी कुछ ऐसी चीजें नजर आई हमें मीडिया में जो वो पहले नहीं नजर आ रही थी। तो आई थिंक ये एक चीज थी जो हमें कामयाबी की तरफ लेके गई, हमने जीती। अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं वो जरूर इसको ठीक करना चाहिए, और आई होप कि जो लोग भी हैं इन्वॉल्व वो जरूर इस चीज को देखेंगे। जीत के बाद भी जो खामियां होती हैं वो उनको जरूर डिस्कस किया जाता है। तो आई होप कि अल्लाह करे हमारी टीम इसी ट्रैक पे चले। अब ये हमने 2021 की बात की, अब 2022 में क्या लगता है आपको कि क्या आपको लगता है कि सीनियर के साथ पाकिस्तान टीम कंटिन्यू करेगी? हफीज़, शोएब मलिक, सरफराज या और भी जो दीगर सीनियर प्लेयर्स हैं कि क्या इनका आपको लगता है 2022 में कोई जगह है, या जिस तरह भी हैदर अली पे काम हो रहा है, जिस तरह भी हुरैरा ने रन्स कर दिए, जिस तरह भी एहसान अली ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, कि यंग फ्रेश ब्लड जो है वो टीम में इंडक्ट हो सकता है? अली देखिए, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये क्यों खेले ये लोग बाद में, इसलिए कि हम पहले, मैं आप या और बहुत जो सही तजजिया करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि आपको बैकअप, अब दूसरी टीमों के भी बैकअप है ना, देखें तो आपका बैकअप तैयार नहीं था। तैयार कैसे नहीं था कि आप मुख्तलिफ आपने टूर किए इस अरसे में, काफी जगहों पे आप गए, मगर आपने अपने एक दो के अलावा और उनको भी सही इस्तेमाल नहीं किया। तो वो आपने बैकअप अपना सोचा कि नहीं, क्योंकि हमें पता था शादाब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, हम उनके अगेंस्ट नहीं, लेकिन हम बात करते थे कि भाई देखें ये अपनी बैटिंग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, हमें बॉलिंग चाहिए। फिर एकदम एक और लेग स्पिनर आए, फिर जाहिद महमूद आए, एक के पीछे एक दो तीन आए, बट जाहिद के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि उसको मौका ना देके अच्छा नहीं किया। आप खिला देते भले तो बाद में ना करते, ठीक है, यही एक बैकअप करने का तरीकेकार होता है। इसी तरह बैटिंग में भी आप कर रहे हैं, तो शोएब मलिक और इन सब की आप बात कर रहे हैं, उनके पीछे अगर कोई बैठे हुए हो तो फिर आप क्यों नाम लेंगे? जैसे ही टाइम आया कि भाई टीम अनाउंस हुई तो ओहो ये तो हल्की टीम है, यूं कि हम हारने से जाहिर है टीम तो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी उस वक्त। जब ये दोनों अंदर आ गए तो भाई बहुत बैलेंस टीम हो गई। फिर परफॉर्मेंस भी टीम ने दे दी, इनमें से भी जो है थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस सबने कर दी, शोएब मलिक और सरफराज जरूर बाहर बैठे रहे, और जाहिर है जब तक रिजवान हैं और डेफिनेटली उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है कि जब तक आप वो कुछ इतना खराब ना करें। लेकिन उसके अलावा भी आपको चाहिए कि अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे टाइमों में रिजवान को रेस्ट करा देते, कोई बुराई थोड़ी थी उसमें। लेकिन वो कुछ और ही सिस्टम मेरे हिसाब से चल रहा था, चाहते ही कोई नहीं कि भाई आप 2020 में इनको तीनों फॉर्मेट अगर कोई खेलता है तो बहुत अंदेशा होता है कि आप फिटनेस प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए, कभी भी आपको कुछ हो सकता है ना। आपके टूर पे साथ है कोई यंगस्टर ही चलो साथ हो तो ना, मैं नहीं समझता कि इस कंट्री में किसी को आप ये कहते हैं कि ये अब नहीं आएगा या नहीं खेलेगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसे काम हो जिससे कि दूसरे जो हमें खला नजर आ रहे हैं वो खला पूर्ण होना चाहिए। सरकार काम की बात की, तौसीफ भाई आपने काम की बात की, अब आपको क्या लगता है कि रमीज राजा साहब अभी आए हैं, अभी तक तो जाहिर सी बात है वो प्लान बना रहे हैं, प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अब आप जो 2022 होगा वो एग्जीक्यूशन का साल होगा, क्या आपको लगता है कि जो बातें रमीज राजा साहब कर रहे हैं उनको वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उनको एग्जीक्यूट करने दिया जाएगा, रमीज राजा को 100 रन की इनिंग खेलने का मौका मिलेगा, या उससे पहले ही उनको एक दफ़ा पहले भी वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हो चुके हैं 99 के स्कोर पे, आपको याद होगा, तो क्या दोबारा उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट कर दिया जाएगा वक्त से पहले? क्या लगता है आपको 2022 में क्या मुस्तकबिल होगा क्रिकेट बोर्ड का? देखिए अली, हमारी ख्वाहिश है कि बहुत अच्छा हो, और ऐसा नहीं होता, जाहिर है जो चीजें नजर आती है हम वो बात कर रहे होते हैं। एक चीज जरूर है कि रमीज अभी टीम में कुछ भी नहीं कर सकते। टीम में जो आपके 20-25 जितने भी लड़के, यही आपके पास एक स्लॉट ऐसा है जो यही रहेगा। हाँ, उसमें आप जिन 3 आदमियों की बात कर रहे हैं, सरफराज तो सेकंड विकेट कीपर के उसमें आ रहे हैं, उसके अलावा भी एक विकेट कीपर आप साथ रखें, उसको ग्रूम करें, साथ लेके फिरें, ये टीम के टूर कराएं, ये सब हो तो आपकी बात अच्छी बनेगी। हाँ, दूसरे 2 और
की बात की, इनकी अगर जगह नहीं बन रही तो आप जरूर दूसरों को जरूर इस्तेमाल मैं बोर्ड की बात करूं, मैं बोर्ड की बात करूं, मैं समझ गया, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं देखिए वो इस पे अभी टीम की तो बात नहीं कर सकते। हाँ, बोर्ड में डेफिनेटली वो कुछ डिसीजन ऐसे ले रहे हैं और लेने तो पड़ेंगे यार डिसीजन। देखें आवे का आवा तो बिगड़ा, ये नहीं कि मैं बोर्ड के बाहर या कुछ हूँ, मुझे चीजें नजर आ रही हैं, सारा कुछ है। और ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो गया था, हमने भी तो कोई गलतियां की होंगी डेफिनेटली उसमें, लेकिन हमने अपने टेन्योर में हमारी सिलेक्शन कमेटी ने काम तो किया था ना सारा, ऐसा नहीं था। इससे हट के आपको ये चीजें सब देखनी पड़ेंगी, जहाँ जहाँ आपको लूप होल नजर आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, अंडर 19 लेवल पे हो। आज आप देख लीजिए आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। हार जीत अपनी जगह होती है कि आप एक इंडिया को हरा के समझ रहे हैं कि आप जो है, मेरा ख्याल है हमने सब कुछ मार दिया। आज आप 147 नहीं कर सके, जबकि हम देख रहे हैं हमारी टीम में वो लड़के खेल रहे हैं जो मेरा ख्याल है 3-3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वो मैं अंडर 19 और हमारे यकीनी तौर पे तौसीफ भाई फर्स्ट क्लास सिस्टम का भी हमारे थोड़ा सा है कि अब उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जाते जाते आपको साल नौ की भी मुबारकबाद, और तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर हम साल नौ की मुबारकबाद देंगे, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस दुआ के साथ कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों का प्याम्बर बनकर आए और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के शर से, हासिदों के शर से महफूज रखें, और पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की हासिल करते रहें, और पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी परफॉर्मेंस से इसी तरह से बुलंद करते रहें। इंशाल्लाह आपसे नए साल के पहले शो में 3 जनवरी को मुलाकात होगी बरोज़ एक स्पेशल शो के साथ, एक स्पेशल गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इस उम्मीद, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे।